हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया है कि लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। उस सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या डिस्कस करना है, आधुनिक विश्व में पुस्तकालय का विकास। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो बता देता हूँ आपको। इससे पहले हमने पढ़ा था पुस्तकालय का इतिहास। अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आप जाके लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जाके देखें। उसके बाद आप ये लिंक बिठा पाएंगे। इसको हमने दो पर्सपेक्टिव में देखा था। पहले हमने प्राचीन देखा था। प्राचीन में भी हमने दो पर्सपेक्टिव में देखा था, विश्व और भारत के पर्सपेक्टिव में देखा था। मध्यकाल में हमने दो पर्सपेक्टिव में देखा था, विश्व और भारत के पर्सपेक्टिव में हमने देखा था। आइए चलते हैं। प्राचीन खत्म हो गया था, मध्य खत्म हो गया था, अब हम चलते हैं आधुनिक विश्व में। आधुनिक विश्व में चलने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो लाइब्रेरी साइंस है ना, उसमें दो कंट्री का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो इंग्लैंड, यूके, और दूसरा अमेरिका। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे ना आधुनिक विश्व में, हम वहीं से शुरुआत करेंगे, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है। यूके और यूएसए में पुस्तकालयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश पुस्तकालयों के विकास में मिसाल बने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो यूएसए और यूके है ना, पुस्तकालय के क्षेत्र में, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से काम हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस जो डेवलपमेंट हुआ है पुस्तकालय का वो देख लेते हैं। ये देश पुस्तकालयों की तकनीक, प्रौद्योगिकी, सेवाओं को विकसित करने में अग्रणी रहे हैं। आगे देखते हैं। धर्म ने यूरोप के राजनीति और सामाजिक जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं आगे। मध्य और बाद में समय में चर्च का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब चर्च का यूरोप पे गहरा प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें कुछ सीखना नहीं है, जब सीखने वाली बात हो मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रसार से कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने मठों की स्थापना की। यहाँ से शुरुआत हो गया मठ की स्थापना। जब मठ की स्थापना होगी, यहीं से फिर पुस्तकालय की स्थापना चालू हो जाएगी। देखेंगे कैसे चालू होगी। मठों में रहने वाले व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन और उनकी नकल करनी पड़ती थी। जो व्यक्ति मठ में रहते थे उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना पड़ता था और उसकी नकल करनी पड़ती थी। ठीक है। धार्मिक पुस्तकों की अध्ययन और प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता के कारण मठ पुस्तकालयों का स्थापना हुआ। यह बात आपको क्लियर हुआ होगा कि मठ पुस्तकालय की जो स्थापना कैसे हुआ। मठ पुस्तकालय की स्थापना कैसे हुई, तो ये आप बता दीजिएगा कि मठों में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे, समझ में आ रहा है, और उनकी नकल करनी पड़ती थी। उन्हें उनके प्रतिलिपि बनाने के लिए यह मठ पुस्तकालय बनाया गया था। आइए देखते हैं। इंग्लैंड में कुछ प्रारंभिक जो मठ थे वो याद कर लेते हैं हम। कैंटरबरी, वेयरमाउथ और यॉर्क में स्थापित किए गए थे। मतलब कुछ है, ये आपके एग्जाम में उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिंक बिठाने के लिए आपको थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मठ पुस्तकालय से जुड़े कौन कौन अन्य पुस्तकालय थे वो हम समझ लेते हैं। मठ वाले पुस्तकालय से जुड़े हुए कैथेड्रल और पेरिस पुस्तकालय भी मौजूद थे। मतलब जो मठ पुस्तकालय थे ना, उनसे भी जो जिनका जुड़ाव था वो एक कैथेड्रल और पेरिस पुस्तकालय था। आगे हम देखेंगे कि ये कैथेड्रल पुस्तकालय और पेरिस पुस्तकालय क्या है। पादरियों को कठिनाइयाँ क्यों होती थी, हम इस बात को समझेंगे कि देखिए, गांव के जो पादरियाँ होते थे वो किताब ढूंढने में कठिनाइयाँ होती थी क्योंकि जो कैथेड्रल पुस्तकालय दूर थे, केवल कुछ घंटों के लिए खुलते थे। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। जो मठ पुस्तकालय था या पेरिस पुस्तकालय था ना, वो गांव वाले क्षेत्र में था, और जो कैथेड्रल था ना वो दूर पे था। तो जो गांव के जो पादरियाँ होते थे उन्हें क्या होता था, कैथेड्रल जाने में समस्या होता था, बुक ढूंढने में समस्या होता, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए खुला होता था। इसलिए
उस समस्या को दूर करने के लिए पेरिस पुस्तकालय बनाया गया था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। फिर मठ पुस्तकालय क्या हुआ, बंद भी हुआ। हेनरी एट एक राजा है के समय इंग्लैंड के अधिकांश मठ क्या हो गया, मठ पुस्तकालय क्या हो गए, बंद हो गए। इस बात को आपको समझ में आया होगा कि मठ पुस्तकालय की स्थापना कैसे हुई। ये आपको ये बात भी समझ में आया होगा पेरिस पुस्तकालय की स्थापना कैसे हुई। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पेरिस पुस्तकालय की स्थापना अभी हम बताए थे, जब मठ पुस्तकालय बंद हो गया था तो फिर पेरिस पुस्तकालय, क्योंकि ये मठ पुस्तकालय पहले मठ पुस्तकालय गांव में हुआ करता था, फिर ये पेरिस पुस्तकालय की स्थापना हुई मठ पुस्तकालय के बंद होने के कारण। अब देखिए आपको एक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, तो ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एक मठ पुस्तकालय, एक पेरिस पुस्तकालय, एक आपका कैथेड्रल। ये सुदूर क्षेत्र में था, क्योंकि मठ पुस्तकालय धार्मिक, आपको पता ही है धर्म वाले लोग यहाँ पढ़ाई करते थे। तो ये क्या था, गांव के क्षेत्र में था। इसे जब गांव के पादरियों को जब दिक्कत होता था वो कहाँ जाते थे, कैथेड्रल। यहाँ से इनको कैथेड्रल जाने में परेशानी होती थी, क्योंकि ये कुछ समय के लिए खुला होता था, ठीक है। तो वो मठ पुस्तकालय का उपयोग करते थे। अगर ये बंद हो गया तो फिर कौन सा पुस्तकालय चालू हो गया, पेरिस पुस्तकालय चालू हो गया। आगे देखते हैं डॉक्टर थॉमस ब्रे का क्या योगदान है। डॉक्टर थॉमस ब्रे 1656 से 1730 ईस्वी में इनका काल है। ये गांवों में पुस्तकालय स्थापित किए। अगर आपसे ये पूछेगा कि गांवों में पुस्तकालय स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है, तो डॉक्टर थॉमस ब्रे का योगदान याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये पुस्तकालय कुछ समय तक निजी लोगों को दान से संचालित किए जाते थे। मतलब ये जो पुस्तकालय थे ना, ये प्राइवेट थे। प्राइवेट कुछ लोगों के द्वारा जो डोनेट किया जाता था, इससे संचालित किया जाता था। आगे देखते हैं, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं ने कई कैथेड्रल पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया गया। मतलब वही बात हुआ जो मैं आपको इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी देश के विकास को रोकना है, उनकी वृद्धि को रोकना है, तो क्या करो, उनकी संस्कृति को उजाड़ दो, बर्बाद कर दो, जला दो। जैसे बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, याद आ रहा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। एक जूलियस सीजर ने, आपको पता होगा, अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय का भी जला दिया गया था। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे ना, तो ये बात आपको पता होगा। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं सेंट पॉल और लिंकन के। देखिए यहाँ पे भी सेंट पॉल और लिंकन, अभी मैंने आपको वही बात बता, सेंट पॉल और लिंकन के प्रसिद्ध पुस्तकालय आग में जलकर नष्ट हो गए, ठीक है। इन पुस्तकालय ने समाज की सेवा की और कई पुरानी किताबों को भी संरक्षित किया। मतलब सेंट पॉल और लिंकन जो पुस्तकालय है ना, इन्होंने समाज की सेवा की और कई पुरानी किताबों का क्या किया, संरक्षण किया। आगे देखते हैं, ये पुस्तकालय मुख्य रूप से धार्मिक लोगों के लिए, हालांकि आम कुछ लोगों के शर्तों के साथ इनका उपयोग करने दिया जाता था। मतलब एक बात आपको बता दें कि जो अभी तक आप देख रहे होंगे ना, जितना हमने पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे हैं, वो आप देखेंगे जितने भी पुस्तकालय हैं ये सब धर्म से रिलेटेड है। अभी तक कोई ऐसा मनोरंजन का किताब नहीं आया, ऐसा कोई ज्ञान का किताब आपको अभी तक तो इसमें तो देखने को नहीं मिला है। तो मतलब अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है वो सब धर्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। आगे देखते हैं, ये पुस्तकालय निजी धन से चलते थे, मतलब ये प्राइवेट था। जैसे मान लीजिए कि मेरा मन किया, हमने एक प्राइवेट लाइब्रेरी खोल दिया, उसी टाइप का ये लाइब्रेरी हुआ करता था। लेकिन बाद में धन मिलना बंद होने के कारण ज़्यादातर बंद हो गए। वही बात है, जब प्राइवेट संस्था चलता है, अगर उसके पास रिसोर्सेस नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है वो क्या होगा, बंद होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक हम सिर्फ लिंक बिठा रहे थे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक थोड़ा मन लगा के पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आपका सवाल बनेगा नहीं। यहाँ से आपका सवाल बनेगा कि सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी क्या है, क्या है सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी, क्या है। देखिएगा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ लाइब्रेरी का यूके में। हम देखते हैं आगे, 17वीं सदी के अंत में बदलाव क्या आया। एक बात देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। ब्रिटिश समाज में 17वीं शताब्दी के अंत तक बड़े बदलाव हुए, खासकर शिक्षा और पढ़ने की आदत को लेकर। मतलब जैसे ही 17वीं शताब्दी का अंत हो रहा था ना, इंग्लैंड के लोगों को क्या बदलाव हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में और पढ़ने को आदत के क्षेत्र में इन्हें क्या बदलाव आया। आगे देखते हैं क्या क्या बदलाव आया।
शैक्षणिक संस्थानों की वृद्धि हुई। 1700 तक इंग्लैंड में 500 से अधिक ग्रामर स्कूल और 460 चैरिटी स्कूल स्थापित किए गए। ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर शिक्षा का विकास हो रहा होगा, शिक्षा का विकास हो रहा होगा, तभी तो ग्रामर स्कूल खुल रहे हैं। कितने स्कूल खुले? 500 ग्रामर स्कूल खुले। और चैरिटी स्कूल कितने खुले? 460 चैरिटी स्कूल खुले। तो मतलब क्या हो रहा है? एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। आगे देखते हैं। अब अखबारों का भी उदय हो गया था उन टाइम में। 1694 ईस्वी में सरकार द्वारा सेंसरशिप हटाने के बाद अखबारों का चलन तेजी से बढ़ा। जैसे ही आप किसी चीज़ का सेंसरशिप हटाते हो, सेंसरशिप समझ में आता है? जैसे एक चीज़ आपको समझाता हूँ। सेंसरशिप का मतलब होता है कि उस पर रोक है वो हटा दिया गया। जैसे मान लीजिए कि अखबार छपता था, इस पर सेंसरशिप लगा हुआ था, अगर ये सेंसरशिप हट गया तो अखबार भी चालू हो गया। यही बात यहाँ पे बोल रहा है, अखबारों का उदय हुआ। 1694 में सरकार द्वारा सेंसरशिप हटा दिया गया, ठीक है। तो अखबारों का चलन क्या हुआ? तेजी से बढ़ा। आगे देखते हैं कॉफ़ी हाउस का प्रभाव। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनेगा कि जो कॉफ़ी हाउस का जो प्रभाव है ना, क्या हुआ था, तो कैसा हुआ था, इस बात को हम समझेंगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो कॉफ़ी हाउस है ना, मान लीजिए 10 लोग बैठते हैं, कॉफ़ी के जगह पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से कुछ आउटपुट निकालते हैं कि चलो एक लाइब्रेरी खोल लेते हैं, 5-10 रुपया चंदा कर लेते हैं, 50-50 चंदा कर लेते हैं। मतलब क्या है, एक क्लब टाइप का बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब 50 रुपया, 100 रुपया, हो सकता है 500 रुपया, उन जगह पे क्या करेंगे, सबसे कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, अपना एक निजी लाइब्रेरी खोलेंगे। आइए देखते हैं इसी टाइप का कॉफ़ी हाउस का प्रभाव होगा। पढ़े लिखे लोग होंगे, मिलने जुलने की जगह। अब जैसे ही आपको कॉफ़ी हाउस है तो कॉफ़ी पीने के बहाने मिलेंगे लोग, ठीक है। और खबरों के प्रसार का केंद्र बन गया। यहाँ पे क्या होता था, लोग मिलते थे, जाते थे, बैठ के बातें करते थे, ठीक है। तो इनके मन में एक क्यूरियोसिटी जगी कि क्यों ना हम कुछ पैसा कलेक्ट करके हम क्या करें, ठीक है, एक लाइब्रेरी खोले। तो आगे देखेंगे ये जो कॉफ़ी हाउस का प्रभाव है ना, एक बुक क्लब के टाइप का बनेगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे वो चीज़ें। सार्वजनिक व्याख्यान। 17वीं सदी के अंत तक लंदन में विज्ञान पर सार्वजनिक व्याख्यानों की शुरुआत हो गई। मतलब लेक्चर भी शुरू हो गया था यहाँ पे, ठीक है। एक बात आपको इस बात तो समझ में आ रहा हो कि अगर सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय है तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा बुक लेने के लिए। जैसे एक एग्जांपल से तहत हम समझते हैं, जब हम लोग अमेजन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम पर मंथ कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसा तो देना पड़ता है। तो ये इस टाइप का ये जो मॉडल है ना, उसी समय का है कि सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय मतलब है पैसा दीजिए और बुक ले जाइए। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक बात आपको समझ में आया होगा कि जब शिक्षा में विकास हो रहा था तो लोगों को पढ़ने की आदत बढ़ेगी। वही बात है जनता में, जनता में पढ़ने की आदत बहुत बढ़ी। धार्मिक किताबों से बदलाव। देखिए, आपको इस टाइम बता रहे थे कि जब हम वहाँ पे देख रहे थे मठ पुस्तकालय, पेरिस पुस्तकालय, वहाँ पे जो लोग हैं ना वो सिर्फ धार्मिक पुस्तक पढ़ते थे। लेकिन अब जो ये पुस्तकालय है ना, धार्मिक किताबों में बदलाव आया। यहाँ देखिएगा, धार्मिक पुस्तक से हट से लोग आम साहित्य और अन्य विषय की किताबों की ओर भी मूव किए हैं। मतलब पहले मठ पुस्तकालय में जब देखेंगे या कैथेड्रल में देख रहे थे या पेरिस पुस्तकालय में देख रहे थे, तो वहाँ पे जो लोग हैं ना वो क्या पढ़ते थे, सिर्फ धार्मिक पुस्तकालय पढ़ते थे, धार्मिक पुस्तक पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कॉफ़ी हाउस वाले कंडीशन में जब शिक्षा का विकास हुआ तो लोग क्या किए, धर्म से हटके भी जो जो पुस्तकें हैं वो पढ़ना चालू किए। आगे देखते हैं। लोकप्रिय पत्रिका और अखबार भी पढ़ना चालू किया, जैसे टैटलर, स्पेक्टेटर, जेंटलमैन मैगजीन जैसी पत्रिकाएं 18वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित हुई। क्यों हुई, ये बात आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जनता में पढ़ने की आदत डेवलप हो रही थी। ये आप स्टार मार लीजिएगा, यह स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मैं खुद स्टार लगा दूंगा। सैमुअल जॉनसन एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा इंग्लैंड को पढ़ने वाला देश कहा है। क्या बोला है? इंग्लैंड को पढ़ने वाला देश बोला है। अब क्या था ना कि जब शुरुआत में जो उच्च इलाइट वर्ग के लोग थे ना, वही लोग पुस्तकालय जाया करते थे। अब देखिएगा, सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय आने से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, उनको भी पढ़ने की आदत डेवलप होगी। तो आइए देखते हैं मध्यम वर्ग की भूमिका। पढ़ने की आदत खासकर मध्यम वर्ग में बढ़ी, जिससे किताबों की मांग में तेजी आई।
चलिए आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिएगा। इस मांग को पूरा करने के लिए निजी और व्यावसायिक सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय शुरू किए गए। अब देखिए, मध्यम वर्ग का जो डिमांड था ना पढ़ने के लिए, उनके पास उतना पैसा तो था नहीं, तो क्या हुआ कि वो बुक खरीद नहीं सकते थे, तो वे क्या करते थे, रेंट पे जाके कुछ पैसा दिए, सब्सक्राइब किए, पढ़े और बुक क्या किए, रिटर्न कर दिए। इससे आपको ये बात समझ में आ रहा हो कि सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सर्कुलेटिंग पुस्तकालय, देखिएगा सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय से कैसे डिफरेंट है सर्कुलेटिंग पुस्तकालय। सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय की क्या सीमा थी, ये पहले बात समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक है ना कि सर्कुलेटिंग पुस्तकालय समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय में केवल सदस्यता लेने वाले लोगों को पुस्तक पढ़ सकते थे, केवल सदस्यता लेने वाले लोग ही पुस्तकें पढ़ सकते थे, जिससे सभी के लिए किताबें उपलब्ध नहीं थी। अभी आपको हम एक बात बता रहे थे कि जो कॉफ़ी हाउस वाला जो कहानी बता रहे थे ना कि कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, चीज़ें किया और लाइब्रेरी बनाया। उस लाइब्रेरी से क्या किया उन्होंने, ठीक है, उस लाइब्रेरी को उन्होंने, आप पैसा दीजिए और पैसा से आप बुक ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय का ऐसे डेवलपमेंट हुआ। तो इसका सीमा क्या था, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग थे, सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, इसीलिए क्या आया, सर्कुलेटिंग पुस्तकालय आया। आइए देखते हैं सर्कुलेटिंग पुस्तकालय में समान जनता की क्या मांग है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग लोग भी सस्ती दरों पर किताबें पढ़ना चाहते हैं, जिससे सर्कुलेटिंग पुस्तकालय की जरूरत बढ़ी। समझ में आया, इस बात तो समझ में आया कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी सस्ती दरों पर किताबें पढ़ना चाहते थे, इसलिए सर्कुलेटिंग पुस्तकालय की जरूरतें बढ़ी। आइए सर्कुलेटिंग पुस्तकालय की शुरुआत कैसे हुई। 18वीं सदी में व्यवसायिक मतलब कॉमर्शियल सर्कुलेटिंग पुस्तकालय की शुरुआत हुई। कब हुई, अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी सदी में हुई, तो 18वीं सदी में हुई, जहां मामूली शुल्क देकर किताबें किराए पर ले जा सकते थे। एक बात आपको समझ में आएगा कि जो सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय है और सर्कुलेटिंग पुस्तकालय है, दोनों में जो है ना पैसा तो देना ही पड़ता था, ऐसा नहीं कि दोनों में पैसा देना नहीं पड़ता था, लेकिन वो क्या था, सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय में एक बात था ना कि जो उसका सदस्य था ना उसी को पुस्तकालय दिया जाता था, लेकिन सर्कुलेटिंग पुस्तकालय में क्या था ना, सभी को पुस्तक दिया जाता था, मध्यम वर्ग के लोग को भी और निम्न वर्ग के लोग को भी। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं प्रारंभिक सर्कुलेटिंग पुस्तकालय कौन सा है। ये आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार मार दे रहा हूं मैं। इंग्लैंड में एलन रेमसे ने 1725 ईस्वी में एडिनबर्ग में पहला सर्कुलेटिंग पुस्तकालय खोला। कब खोला, 1725 ईस्वी में। एक बात आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे इस टाइप का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा आपके मन में नहीं चले कि मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इग्नू के सिलेबस में जाइए, ईपीजी पाठशाला को पढ़िए, ई ज्ञान कोश को पढ़िए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके सिलेबस में है। आप ब्लिस के बुक को उठा के देखिए, यमलाइस के बुक को उठा के देखिए, ये पूरा चीज़ें कंटेंट वहाँ से मैंने पढ़ के आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए पुस्तकों की विविधता के बारे में बात करते हैं। यह पुस्तकालय धार्मिक ग्रंथों के बजाय उपन्यास, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मनोरंजन से जुड़ी किताबें उपलब्ध कराते थे। एक बात समझ में आया डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले लोग क्या पढ़ते थे, धार्मिक बुक पढ़ते थे, ठीक है। मठ वाले लोग कैसे थे, धार्मिक पढ़ते थे। कैथोलिक पुस्तकालय वाले लोग कैसे थे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते। फिर क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय आया, कुछ कॉफ़ी वाले लोग मिले, 4-5 लोग मिले, पैसा लगाया और एक छोटा निजी लाइब्रेरी बनाया, और उसमें जो पैसा लगाते थे उन्हीं को वो बुक मिल जाता था। फिर हमने सर्कुलेटिंग पुस्तकालय पे आया। आगे देखते हैं। आइए इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण क्या है सर्कुलेटिंग पुस्तकालय। ये पुस्तकालय व्यापार के रूप से संचालित होते थे, ये पुस्तकालय व्यापार के रूप से संचालित होते थे, जहां पुस्तक किराए पर दी जाती थी और पढ़ने वालों से शुल्क लिया जाता था। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पैसा, बुक क्यों मिलेगा, आप पैसा दोगे तब बुक मिलेगा। मान लीजिए हम एक लाइब्रेरी खोले, हमने बुक बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, आप मेरे से बुक ले जाएंगे, तो लाजमी है कि उस बुक के लिए कुछ ना कुछ तो पेमेंट मेरे को करेंगे ना, कि नहीं मुझे 5 दिन के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए। तो वो वही जो इसका व्यवसायिक दृष्टिकोण वही था। आगे देखते हैं, महिलाओं और युवाओं में क्या भागीदारी थी सर्कुलेटिंग पुस्तकालय में। सर्कुलेटिंग पुस्तकालय ने महिलाओं और युवाओं को भी पढ़ने का और आकर्षित किया, क्योंकि इनमें साहित्य और उपन्यासों की भरमार थी। उपन्यास था, देखें उपन्यास बहुत सारा, खून की आग, इस टाइप का उपन्यास सुने हैं। तो लोग क्या करते थे, एक फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो भी एक उपन्यास पे बना है, ठीक है। तो
समझ में आ रहा है कि किस टाइप का कंटेंट पढ़ने में लोग इंटरेस्टेड थे। ठीक है, युवा क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उसमें लव स्टोरी रहता था, रोमांस रहता था, और और कैसा रहता था? हॉरर रहता था। आगे चलते हैं। लंदन और अन्य शहरों में भी विस्तार, कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था? लंदन में, मैनचेस्टर में, एडिनबर्ग में और अन्य बड़े शहरों में भी लोकप्रिय हो गया था। आगे देखते हैं सस्ते उपन्यासों का प्रसार। अभी हम उपन्यास पे बात कर रहे थे ना, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, खून की प्यास, ठीक है, तो वही बात है सस्ते उपन्यासों का प्रसार। सर्कुलेटिंग पुस्तकालय ने सस्ते उपन्यासों और मनोरंजक साहित्य को प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या की? मतलब जो सर्कुलेटिंग पुस्तकालय है ना, वो क्या किया? उपन्यास और मनोरंजन जो किताबें थी उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। आइए देखते हैं पढ़ने की संस्कृति का विस्तार किया किसने किया? सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी ने। इस सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी ने ब्रिटेन में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दिया और आम जनता के लिए किताबें उपलब्ध सुनिश्चित की। किसने किया? सर्कुलेटिंग पुस्तकालय ने। उम्मीद करते हैं आपको सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय और सर्कुलेटिंग पुस्तकालय समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय है ना और सर्कुलेटिंग पुस्तकालय ना, उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं निजी सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय। जो हम आपको एक बात बता रहे थे ना कि जो 10 लोग कॉफी में मिले थे, कॉफी में सिर्फ मिलके बाबू सोना ही नहीं होता था, कॉफी में मिलके क्या होता था? किताबें भी खोली जाती थी, लाइब्रेरी भी खोली जाती थी। तो क्या आगे देखते हैं, उन्होंने कॉफी में जो मिल के क्या किए? लाइब्रेरी खोले। आइए बात करते हैं निजी सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मिलकर किताबों या पैसा जमा करके क्या खोला? पुस्तकालय बनाया। यह बात आपको पता होगा। इन पुस्तकालयों को क्या बोलते थे? जेंटलमैन सोसाइटी बोलते थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जेंटलमैन सोसाइटी किसे कहा जाता है। ठीक है, कहाँ मिलते थे ये? कॉफी में। कॉफी में कि कॉफी हाउस में? कॉफी हाउस में। याद आ रहा है? आप भी गए हैं कॉफी हाउस? हम तो नहीं गए भाई। अगर आप गए हैं तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि इसको क्या बोलते हैं? जेंटलमैन सोसाइटी बोलते हैं। इनके सदस्य संख्या कितने हो सकते थे? 12 से कुछ 100 तक। मतलब समझ लीजिए 12 से स्टार्ट करके 100 तक इनके होते थे, क्योंकि कॉफी हाउस में मिलते थे, बातें करते थे, प्लान बनाते थे, खुद के पैसा लगाते थे। ठीक है, इनका शुल्क क्या था? शुरुआत में 1 गिनी लेते थे। गिनी क्या है? अमाउंट है। फिर हर साल 6 से 10 सीलिंग। अगर आप साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो क्या है? 6 से 10 सीलिंग देनी पड़ती थी। अगर आप शुरुआत में 1 गिनी लिया जाता था। इसके संग्रह के बारे में बात करें तो किताबों की संख्या सीमित थी। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा था, यह लिमिटेड था। 1801 ईस्वी में लिवरपूल का सबसे बड़ा पुस्तकालय 8000 किताबें थी। मतलब जो ये निजी सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय है ना, इसका सबसे जो बड़ा पुस्तकालय आज तक देखा गया ना, वो 8000 है। आगे देखते हैं इसका स्थान कहाँ कहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय, निजी सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय मिलता है। किताबों के दुकान पे, किताबों के दुकान के ऊपर या किराए के जगह पे। देखिए, कभी आप बुक स्टॉल पे गए होंगे ना, ठीक है, बुक स्टॉल पे गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत जगह क्या हो, स्टॉल लगाया हुआ रहता था, और वो क्या है, आपको रेंट पे भी बुक देते हैं। ठीक है, तो अभी का जो चलन है वो पीछे में भी वो निजी सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय में ही ऐसा था। या तो जो दुकान है ना, किताबों की दुकान, ये देता था, या किरायों के जगह पे। आइए, इसका मैनेजमेंट कौन करता था? कमेटी द्वारा संचालित। अब देखिए, एक बात बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 20 लोग हैं, 50 लोग मिलकर ये बात बना रहा है, ठीक है, और सब ने कुछ ना कुछ पैसा मिलाया है, तो इसकी चलाने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट तो करेगा ना। तो एक कमेटी बनाई जाती थी, वही इसका क्या करता था? मैनेजमेंट करता था। जो किताबों का चयन करता था, लाइब्रेरियन की निगरानी करता था। उसके नियम क्या थे? बहुत हार्ड थे। देर से लौटाने पर भारी सजा दिया जाता था। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं निजी सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय के। लंदन लाइब्रेरी जो 1841 में, आज इसमें 7 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। आज के दृष्टिकोण में हम बता दिए कि आज इसमें कितने हैं? 7 लाख से ज़्यादा पुस्तकालय। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बुक क्लब। बुक क्लब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमने सर्कुलेटिंग पुस्तकालय पढ़ा, सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय, उसके प्रकार में एक बुक क्लब है। 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में यह शुरू हुए। ये सब्सक्रिप्शन पुस्तकालय से अंतर कैसे है? इसकी सदस्य संख्या जो है ना, सर्कुलेटिंग पुस्तकालय है, ठीक है, इसकी जो है 12 से 24 है, क्योंकि उसमें 100 तक थे। इसमें अस्थाई संग्रह नहीं बनाया जाता था। जैसे मेरा कहने का मतलब है, बुक खरीदा गया, ठीक है,
बुक खरीदा गया, पढ़ लिया और पढ़ के बांट दिया जाता था। ठीक है, ये नहीं है कि बुक को पढ़ने के बाद रखा जाता था लाइब्रेरी में, पढ़िए और पढ़ने के बाद जो सदस्य संख्या है उसमें क्या किया था, बांट दिया जाता था। ठीक है, सामाजिक और साहित्यिक समूह के रूप में काम करते थे ये। हर महीने नई किताब का चुनाव होता था। इसका अन्य नाम भी है, बुक क्लब को हम बुक सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, रीडिंग सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, साहित्यिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बुक क्लब को किस किस के नाम से जानते हैं, तो बुक सोसाइटी के नाम से जानते हैं, रीडिंग सोसाइटी के नाम से जानते हैं और साहित्यिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कॉमर्शियल सर्कुलेटिंग पुस्तकालय देखते हैं। ये जो किताब बेचने वाले लोग हैं ना, ये अपने फायदे के लिए चलाते थे, बस मोटा मोटी इतना ही याद रख लीजिएगा। हम ऐसे आपको डिस्कस कर देते हैं इन डेप्थ में। जो किताब बेचने वाले लोग हैं ना, किताब बेचने वाले व्यापारी इन्हें मुनाफे के लिए चलाते थे। इसकी शुरुआत कहाँ हुआ? पहला पुस्तकालय जो मिला है कॉमर्शियल सर्कुलेटिंग पुस्तकालय 1725 ईस्वी में एडिनबर्ग में, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1728 तक बाथ और ब्रिस्टल में भी शुरू हुए। लंदन में पहला 1740 में, और 10 साल में 6 हो गए। मतलब पहला खुला 1740 में, उसके बाद 10 साल के ड्यूरेशन में ये क्या हो गया, 6 और हो गए। 18वीं सदी के अंत तक ये 1000 से अधिक हो गया। मतलब इसका डेवलपमेंट लगातार होते रहा। इसमें कहानियों की किताबों की लोकप्रियता थी। कुछ पुस्तकालय डिपार्टमेंट स्टोर से जुड़े थे। प्रसिद्ध पुस्तकालय कौन कौन थे? WH स्मिथ और वुड्स बुक लवर्स लाइब्रेरी, इसका शाखा देश भर में था। कॉमर्शियल सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी के बारे में आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकनिक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैकनिक्स इंस्टीट्यूट में हम सबसे पहले ये समझेंगे ना कि इसका विकास कैसे हुआ। जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई ना, तो क्या है, श्रमिकों का विकास हुआ। श्रमिक, अगर कोई उद्योग खुलेगा तो वहाँ श्रमिक तो रहेंगे ना। ठीक है, तो श्रमिकों ने जो पढ़ने का जो टेंडेंसी चेंज किया, पढ़ने की जो शुरुआत किया, वहाँ से कुछ नॉलेज किया, वहाँ से स्किल सीखा, वहीं से ये मैकेनिक इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ। आइए देखते हैं इसको। औद्योगिक क्रांति और मध्यम वर्ग, अभी मैंने आपको बताया है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से एक नया मध्यम वर्ग उभरा, जो उद्योगों में कार्यरत थे, जो उद्योग में काम करते थे। जो काम करने वाले लोग हैं ना, उद्योग में काम करने वाले लोग हैं ना, उसी को मैकेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। शिक्षा की पहल में देखते हैं, यह मजदूर अपने समूह बनाते थे जिन्हें मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट कहा जाता था। यहाँ से दो सवाल बनेगा, मैकेनिक्स किसे कहेंगे और मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट किसे कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में जॉर्ज बिरबेक की क्या भूमिका है। जॉर्ज बिरबेक ग्लासगो के अंडरसोनियन इंस्टीट्यूट में शिक्षक थे। क्या थे ये? शिक्षक थे। 1800 ईस्वी में उन्होंने एक मैकेनिक्स की क्लास शुरू की। क्या की क्लास शुरू की? मैकेनिक्स की, जहां तकनीकी स्किल से जुड़े विषय पढ़ाए जाते थे। एक बात आपको बता दें, जो मोदी है ना, जो हमारे PM है, वो स्किल इंडिया पे क्यों जोड़ दे रहे कि अगर आप स्किल हो जाओगे, ठीक है, तो हम क्या करोगे, खुद से रोजगार शुरू कर दोगे। आप सोच लीजिए कि उस समय भी मैकेनिक्स क्लास स्किल दिया जाता था। कौन देते थे? जॉर्ज बिरबेक ने। 4 साल में इस क्लास में 700 लोग शामिल हुए। वही लोग शामिल होते थे जो उद्योग से जुड़े हुए रहते थे, वहां पे जो कार्यरत थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ग्लासगो मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट 1823। इस बढ़ती रुचि को देखते हुए, जैसे कहने का मतलब यह है कि उद्योगों में पढ़ने वाले जो लोग कार्यरत, पढ़ने वाले लोगों को देखते हुए 1823 में ग्लासगो में पहला मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा कि पहला मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया और कहाँ स्थापित किया, तो याद रखिएगा ग्लासगो मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट 1823। संख्या में वृद्धि, 1823 के बाद यह संस्थान तेजी से बढ़े और 1863 तक इंग्लैंड में करीब 1000 मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट स्थापित हो गए। अब इस बात से तो आप अनुभव हो गया होगा कि मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में क्या लगातार क्या हो रहा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। प्रमुख कार्य और उसकी सुविधाएं क्या मिलती थी वो हम देख लेते हैं। कुछ संस्थानों में पुस्तकालय प्रमुख थे, कुछ में लेक्चर और तकनीक शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पे पुस्तकालय प्रमुख था, यहाँ पे लेक्चर और तकनीक शिक्षा दी जाती। आगे देखते हैं, किताब ज़्यादातर विज्ञान और तकनीक ज्ञान से जुड़ी होती थी। यहाँ पे जो किताबें कैसा होता था, विज्ञान और तकनीक ज्ञान से जुड़ी होती थी। लोक पुस्तकालयों की नींव, बाद में इन इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय अपने अपने इलाकों में पब्लिक लाइब्रेरी का हिस्सा बन गए।
जो वहाँ के पब्लिक लाइब्रेरी है ना, ये जो मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट है ना, उनसे जाके ये क्या किया, जुड़ गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1759 में पहला म्यूजियम अधिनियम आया। देखिए एक बात बता रहे हैं, अधिनियम कोई एक्ट क्यों आता है, क्यों आता है ये आपको पता होगा कि अगर किसी चीज़ के लिए कुछ नियम बनाना हो, कुछ कंट्रोल करना हो, तो हम क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो 1759 में पहला म्यूजियम अधिनियम आया। एक बात आप ध्यान से याद रखिएगा कि यह पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, यह म्यूजियम अधिनियम है। ठीक है, पहला म्यूजियम अधिनियम का कब आया, 1759 में। अरे रे 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 रे। देखते हैं, 1759 में पहला म्यूजियम अधिनियम आया। ये बनाया कौन, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, संग्रहालयों की स्थापना, न कि पुस्तकालयों की। ये बात याद रखिएगा, पुस्तकालय की स्थापना के लिए नहीं बना था, किसके लिए बना था, म्यूजियम के लिए बना था। सार्वजनिक पुस्तकालय से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए देखते हैं सैमुअल ब्राउन का योगदान क्या है 1830 ईस्वी तक। हैडिंगटन के व्यापारी सैमुअल ब्राउन द्वारा ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना की गई। अब यह जो हम देख रहे थे ग्रामीण पुस्तकालय का डेवलपमेंट, उसमें एक नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि सैमुअल ब्राउन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था, ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना किया था। अपने निजी संपत्ति से स्थापित किए, मतलब जो पुस्तकालय है ना, वो खुद के पैसे से उन्होंने स्थापित किया। प्रत्येक पुस्तकालय में लगभग 50 पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें थी, 50। स्थानीय दुकानदार या शिक्षक को लाइब्रेरियन बनाया जाता था, या तो दुकानदार और किसको, शिक्षक, जो लोकल होते थे उसे बनाया जाता था। इन पुस्तकालयों को उन्होंने इंटेंड रेटिंग लाइब्रेरी, मतलब यात्रा करती पुस्तकालय कहा। मतलब यात्रा करते मतलब कि जो लोग डेली कम्यूटर्स होते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहे, यही बात उन्होंने बताया, यात्रा करते पुस्तकालय कहा। ठीक है, 1830 तक 50 पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे। कितने पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे, ठीक है, 1830 तक 50 पुस्तकालय। कहाँ, गांवों में। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक गांव को टारगेट नहीं किया, अलग अलग गांवों को भी इन्होंने टारगेट किया। दूसरा अधिनियम आया किसका, म्यूजियम का, 1845 में। आपके एग्जाम में एक सवाल बनेगा कि पहला जो म्यूजियम अधिनियम कब आया, 1759 में। दूसरा म्यूजियम अधिनियम कब आया, 1845 में। संग्रहालय की स्थापना हेतु पारित किया गया, क्योंकि संग्रहालय के लिए यह अधिनियम भी पुस्तकालय से संबंधित नहीं था। तो आपके एग्जाम में यह सवाल बनेगा, पहला म्यूजियम अधिनियम कब आया और दूसरा म्यूजियम अधिनियम कब आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। गांवों में पुस्तकालय, अभी सिर्फ हम रूरल में बात कर रहे हैं, रूरल लाइब्रेरी। 1708 ईस्वी में संसद का पहला पुस्तकालय संबंधित अधिनियम आया। देखिए यहाँ एग्जाम में पहला क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में कि भाई पुस्तकालय संबंधित अधिनियम सबसे पहले कब आया। ठीक है, एक बात आप देख रहे होंगे, अभी मेरा चौथा लेक्चर चल रहा है, अभी हम लाइब्रेरी साइंस पे नहीं आए हैं, हम सिर्फ लाइब्रेरी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो लाइब्रेरी का जो अधिनियम आया है, सबसे पहला पुस्तकालय संबंधित अधिनियम कब आया है, 1708 ईस्वी में। कहाँ आया है, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। कब किया, 1708 ईस्वी में। चर्चों और पादरियों को गांवों में पुस्तकालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। जो हम अभी पढ़ रहे थे, जो गांव में पुस्तकालय स्थापित किया जा रहा था, उद्देश्य क्या था, ग्रामीण ज्ञान का प्रसार करना। यह जो अधिनियम है प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया। यह जो अधिनियम है ना, वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया। आइए देखते हैं 1730 ईस्वी में। इन व्यक्ति का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, जॉन चेसायर। ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये व्यक्ति एग्जाम में छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्टन गांव में पुस्तकालय की स्थापना की। अगर आप एग्जाम में ये भी पूछेगा ना कि इनका संबंध किससे है, मतलब इन्होंने किस टाइप की लाइब्रेरी की स्थापना की, तो याद रखिएगा गांव की पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना की। उद्देश्य क्या था, ज्ञान में सुधार और विद्वानों को प्रोत्साहित करना। क्या करना है, ज्ञान में सुधार और विद्वानों को प्रोत्साहित करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये 1850 का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यहाँ से हम कल सीखेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद हम बहुत सारी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रॉबर्ट्स कमेटी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से ये
जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ना, इसको हम कल शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।